नमस्कार, स्वागत है आपका बारहमासा में। सबसे पहले देश और प्रदेश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही शिक्षक से जिन्होंने पहाड़ से आई हुई सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगियों को संवारने का काम भी किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने निजी प्रयासों से लगभग खत्म होने की कगार पर खड़े एक कॉलेज को न सिर्फ पुनर्जीवित किया बल्कि वहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के भविष्य को भी बचाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे और उन्हीं से जानते हैं उनके इस कॉलेज और उनके संघर्ष के बारे में। मैं नमिता ममगाई और पिछले 35 सालों से मैं शिक्षा की फील्ड में काम कर रही हूँ। पहले मैंने कुछ सालों तक फ़िज़िक्स पढ़ाई। एस्ट्रोनॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है दिल्ली में, और उसके बाद मैंने स्वतः वहाँ से रिटायरमेंट लिया या रिज़ाइन किया। फिर हम देहरादून आए और यहाँ पे आके मैंने फिर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग थी। और इतनी सर्विस के बाद दोबारा पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, एक स्टूडेंट जैसी फीलिंग आई। उसके बाद इस संस्था में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, या कुछ डिवाइन मैं कह सकती हूँ। इनकी गवर्निंग बॉडी में मैं थी और ये संस्था एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी, जिसमें कि छात्राएं सिर्फ 50 के करीब थी और फंड्स भी बहुत कम रह गए थे। तो मैनेजिंग कमेटी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। तो उस वक्त मैं भी थी और मैंने बोला कि हम यहाँ पे छात्राओं को पढ़ाते हैं, EWS कैटेगरी की छोटी यंग लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो शायद इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत परमात्मा का साथ मिला और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े। और आज 2 साल के बाद 50 लड़कियों से शुरू करके 50 छात्राओं से शुरू करके मेरे बोर्ड पे 300 छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं। सब अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से हैं और लगभग 60% लड़कियाँ यहाँ स्पॉन्सरशिप पे पढ़ रही हैं। ये करीब 37 साल पुराना कॉलेज है। मिसेस शोभना वाही, जो उस टाइम CMD थे, कर्नल SP वाही, उनकी पत्नी ने शुरू किया था महिला समिति के उससे। तो ये तब एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट कुछ देहरादून में था भी नहीं। तो दिल्ली में एक पॉलिटेक्निक था, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक, उस लाइंस पे उन्होंने उसको स्टार्ट किया और कुछ समय में ये बहुत अच्छा हो गया। देहरादून का सबसे जाना माना पॉलिटेक्निक जाना जाता था, जिसमें करीब 600 लड़कियां पढ़ती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको UBTR से एफिलिएशन AICT से करके UBTR से रिकग्निशन कराया और धीरे धीरे ये कॉलेज बहुत अच्छी चरम सीमा पे पहुंच गया था। फिर जैसे मैंने पहले बताया, एक फेज़ आया, लेकिन अब फिर ग्लोरी की तरफ चल रहा है। जिस टाइम पे ये कॉलेज ग्लो कर रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि जो ये कॉलेज है वो डंप हो गया, और क्या क्या चुनौतियाँ उस दौरान आई? उस दौरान मैं तो यहाँ नहीं थी, पर कुछ चुनौतियाँ शायद कहीं ONGC मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का सामंजस्य था। शायद कोई बीच में ऐसा कोई कनेक्ट नहीं मिल पाया जो कि दोनों तरफ की बात ठीक से सुन लेता। बट मुझे दुख इस बात का होता है कि इस पूरी कश्मकश में अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ छात्राओं का हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर ऑल्टरनेटिव्स देखे या कहीं आधे में कोर्स छोड़ के चली गई। लेकिन अब पुरानी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम आगे देखेंगे। मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी भी थी, शायद तुम्हारी उम्र या उससे भी छोटी, तो भी मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में अपने पास पड़ोस के बच्चों को और जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे मेरा जो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है वो मुझे ऐसा दिमाग में था कि लोग बोलते बहुत टफ़ है सब्जेक्ट, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और कुछ ऐसी कई बार आपके चारों तरफ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि मुझे जिस टाइम पे मेरी शादी हुई और मैं फिर से जॉब करना चाहती थी अपनी बेटियों के साथ, तो मुझे ये सबसे अच्छा प्रोफेशन लगा, क्योंकि मैं आज भी यंग हूँ। मेरी छोटी छोटी बेटियों के साथ यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये जो फीलिंग आती है एक टीचर होने की, गुरु होने की, जैसे मैंने आज भी अपनी बेटियों से बोला कि हमारी संस्था में शिक्षक नहीं है, हमारी संस्था में गुरु हैं। हम नॉलेज नहीं देते, हम विजडम देते हैं, ज्ञान देते हैं बच्चों को कि लाइफ स्किल्स कैसे होती हैं, लाइफ कैसे लीड करनी है, और एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छी लड़की कैसे बनना है। समाज में पहला कड़ी एक ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, पहली कड़ी मेरे हिसाब से एक कन्या ही है। वो घर भी बनाती है, समाज भी बनाती है और फिर देश बनाती है। इस बार मिस उत्तराखंड में मेरी संस्था की 2 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और कृतिका सेमवाल मिस रुद्रप्रयाग बनी। और मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि वो
उनकी परिस्थितियां वंचित थी, बट उन्होंने उसमें भी इतनी मेहनत करके, और ये बच्चियां सारी मेरी जो हैं इतनी हार्डवर्किंग हैं, इतनी ओबीडियंट हैं, इतनी डायरेक्टेड हैं गोल की तरफ कि मुझे कोई समस्या नहीं होती। खुशी चौहान, जिनका आप बुटीक देखते हो राजपुर रोड पे, वो हमारी एलुमनाई है। कनक पराशर हमारी एलुमनाई है। तो ये तो संस्था का बहुत रिच एलुमनाई है। और अब फिर धीरे धीरे ये बच्चे जो इस टाइम पे कृतिका, बहुत नैन्सी त्यागी के उस तरह ही हमारी एक लड़की है नैन्सी, वो भी आजकल बहुत मॉडलिंग में कर रही है जगह जगह, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे डिप्लोमा है फैशन डिज़ाइन में, गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, और ये सब स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि, और ख़ासकर जब मैं काउंसलिंग करती हूँ हमारे दूर दराज गांव से जो लड़कियां आती हैं, कि अगर किसी कॉलेज में वो सिर्फ, मैं नाम नहीं लूँगी, खाली बीए करने के लिए एडमिशन लेती हैं, तो शायद ये उनकी आगे प्लेसमेंट के लिए या जॉब के लिए उतना करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। मेरे पास ये स्किल बेस्ड कोर्सेज है। जिस तरह से आजकल इतना रेडीमेड का ज़माना है, फैशन का है, प्लेसमेंट 100% है। हमारे पास लड़कियां कम हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो ये कोर्सेज मेरे यहाँ हैं। अब हमने BSc IT और BFD भी शुरू करा है, बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइन, तो ये कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। सो हमारे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें तो 10th प्लस जो लड़कियाँ करके आती हैं उनको हम ले सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाला कोर्स है उसमें 12th पास चाहिए होता है। और उसके बाद अभी जो रिसेंट एक गवर्नमेंट का रूलिंग आया है कि 10th के बाद जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो इक्विवेलेंट टू 12th है, सीधे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस साल 30 लड़कियां मेरे यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। उच्च शिक्षा का मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो संस्था के अंदर क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए। मुझे कई बार ऐसा भी इस संस्था में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि बच्चों की काउंसलिंग गाइडेंस की भी कमी है। क्योंकि एक शायद माता पिता जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले कि किस कोर्स को करने से या उनका इंटरेस्ट क्या है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। जब मेरे पास एक भी बच्चा आता है, मैं उसकी काउंसलिंग करके उसके डिफरेंट उसको फैशन में इंटरेस्ट है या गारमेंट में इंटरेस्ट है या इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है उच्च शिक्षा सफल तब होती है जब किसी भी छात्रा को वो फील्ड में पढ़ाई मिलती है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मेरा मानना ये है कि अभी मैंने जैसे बच्चों को भी एड्रेस किया, ये बोला कि सशक्त होना सबसे पहले, उन किसी भी बच्ची जो मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर आदमी हर कुछ कर सकता है, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ। और जब हम मन से दृढ़ हो जाते हैं कि हमको ये करना है, तो आप कर पाते हो। दूसरी बात है, मेरा ध्येय, मेरा गोल मेरी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए, और मुझे उसको हासिल करने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े, मेहनत करनी है उसके लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और यहाँ मेरे कॉलेज की, मेरी संस्थान की जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको मैं यही बोलती हूँ कि सफल होने के लिए अच्छे से आप पढ़ाई करें, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, और फिर आप स्वयं सशक्त हैं। फिर तो वेतन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि संस्था की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी। तो मुझे लगा, एक जैसे एक गृहिणी की सोच होती है कि शायद उतना ही पैसा बच जाएगा, कहीं बच्चों के काम आएगा। तो मैं, ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले 2 साल से ऊपर मुझे हो गया है, मैं यहाँ से एक भी रेन्यूमरेशन नहीं लेती हूँ। और जहाँ तक टीचर्स की सैलरी का सवाल है, बहुत बहुत कठिन है उस स्टेटस को मेंटेन करना। तो मेरे साथ सबसे पहले मंगला माता जी ने आशीर्वाद दिया मुझे 10 बच्चों की फ़ीस सैंक्शन करके। उसके बाद दूसरे साल उन्होंने जब हमारा काम देखा, मेरी बच्चियों से मिले, पूरा ऑडिट हुआ हमारा, तो उन्होंने मुझे 25 लड़कियों की स्पॉन्सरशिप दी, बच्चों की, किसी की फुल, किसी की 50%। और 3rd ईयर अब जब चल रहा है तो उन्होंने 40 लड़कियों की काम देख के वो स्पॉन्सर, तो एक तो सोर्स मेरा स्पॉन्सरशिप का वो है। उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया 4 लड़कियों से, फिर 10, अब वो 15 को कर रहे हैं। तो शायद ऐसा बोलते हैं, जब कारवां चले और सफल चलता रहे तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। पर्सनली मेरी अपनी बेटियां भी 4-4 लड़कियां स्पॉन्सर है, मेरी 2 बेटियां हैं, ये सभी मेरी बेटियां हैं। तो ये 4-4 छात्राओं को स्पॉन्सर कर रही हैं, मेरा देवर कर रहा है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं।
और इस पूरे सफ़र में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने हस्बैंड श्री JB ममगाई जी का। उनका पूरा साथ है। मैं सुबह 8:15 यहाँ आ जाती हूँ और घर जाने का कोई टाइम नहीं होता। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो शायद अभी तक बस हर महीने ऐसा होता है कि चल रहा है, कुछ डिवाइन है कि वो आता रहता है पैसा और सैलरी जा रही है, बस स्टेबल अभी नहीं है, हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा इरादा है। शुरू तो हम लोग जब हमने लाइफ स्टार्ट करा तो मैंने तो शादी के बाद ही B.Ed भी करा, फिर मैं पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे जब ट्रांसफ़र होता था मैं साथ जाती थी। लेकिन जब हम दिल्ली आ गए तब मेरे बच्चे भी थोड़ा बड़ी क्लासेस में आ गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली ही अपना फिक्स रखा। वो अगर जगह जगह ट्रांसफ़र में जाते रहे और मैं दिल्ली में फिज़िक्स पढ़ाती थी, और उस तरह से बस मेरा फिर मैंने अचानक अपना टीचिंग करियर छोड़ दिया कि मैं कुछ और करूँगी। मुझे तब बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक ये आइडिया नहीं था कि मैं आगे लाइफ में क्या करने वाली हूँ। तो ये शायद मेरे लिए रास्ता भगवान ने बनाया था, तो मैं यहाँ आ गई। थोड़ा सा दुख है इस बात का कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड शिक्षा हो गई है, जिससे कि माता पिता पे बोझ बहुत है। तो अगर बच्चा होशियार भी है लेकिन माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। तो एक फ़ीस एक कारण है कि बच्चे नहीं जा पाते। दूसरा, जहाँ तक मेरी संस्था का सवाल है, हम बुक्स सारी लाइब्रेरी में बच्चों को अवेल कराते हैं। एक दूसरा जो बहुत ही सिंपल हमारे टाइम पे भी चलता था, बुक्स जो है एक क्लास निकलते हैं वो बुक्स जमा कराते हैं लाइब्रेरी में, नेक्स्ट बैच को मिलती है। मैं तो यूनिफॉर्म के साथ भी करती हूँ कि जो 3rd ईयर के बच्चे हैं जब कॉलेज छोड़ के जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म जमा कराते हैं। 1st ईयर के कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो शायद वो 1500 की यूनिफॉर्म भी ना अफोर्ड कर पाएँ, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए स्कूल लेवल पे। कॉलेज में भी लगभग ऐसा ही है कई जगह। शिक्षा सबसे ज़रूरी है लड़कियों के लिए। मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हमारा मोटो है इस संस्था का। एंड दूसरा, मैं अपनी बेटियों को हमेशा ये बोलती हूँ जितने भी कॉलेज में आती हैं कि एक चीज़ याद रखो, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ। सिर्फ मैं ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। और आप पढ़ लिख कर एक, जब मैंने पहले भी बोला कि जब एक कन्या, एक छात्रा शिक्षित होती है तो वो अपना परिवार भी शिक्षित होता है उसका, और समाज भी शिक्षित होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी समाज के लिए है कि लड़कियां पढ़ें और पढ़ के अपना एक स्थान बनाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप फाइनेंशियली अपने आप स्थिर हो जाते हैं तो आई थिंक बाकी चीज़ें अपने आप सेटल होने लगती है धीरे धीरे। अभी हम अंदर देख रहे थे कि कुछ लड़कियां तबला बजा रही थी, आप बता रहे थे उनके बारे में, तो क्या है उनकी कहानी? जी हाँ, ये तो बहुत मेरे हृदय के करीब है। ये एक मैडम है पिथौरागढ़ में, राजकीय कन्या, कस्तूरबा गांधी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगोली हाट में। तो वहाँ पे बच्चों की सारी शिक्षा सरकार करती है। ये बच्चे ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं, या तो ऑर्फन है या सेमी ऑर्फन है, या उनके माता पिता नहीं हैं या माता पिता में से एक है, और जो एक है वो भी उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैडम मुझे एक अवार्ड फंक्शन में मिली थी, तो वो अगस्त के महीने की बात है, लास्ट ईयर मुझे उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान मिला था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि 5 लड़कियां हैं, वो एक भी पैसा नहीं दे सकती। तो मैंने बोला मैम मैं 4 बच्चे तो इस साल एडजस्ट कर देती हूँ। वो लड़कियाँ इतनी अच्छा करा उन्होंने कि इस साल मेरे पास 7 लड़कियाँ आई हैं गंगोली हाट से। और वो जो तबला बजा रही थी बच्चियाँ, हमारे यहाँ पहले तबला हारमोनियम नहीं होता था, वो मेरे पीछे पड़ गई कि मैम आप लेकर आइए, हम बजाएंगे। आपने देखा कितना जज्बा है उन बच्चों में आगे बढ़ने का, और उनको आगे बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है कि ये बच्चियाँ अगर कहीं अच्छा निकल के अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगी। ये 300 में से अगर मैं कहती हूँ 50% लड़कियाँ भी अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपनी लाइफ अच्छे से लीड करें, तो मेरे लिए वही सक्सेस होगी। बेसिक एजुकेशन जो एक बच्चे को 5 साल की उम्र से और लगभग 16-17 साल की उम्र तक जो उसका मेन फॉर्मेटिव ईयर्स होता है उस सब में मिलनी चाहिए। अगर वो पर्याप्त नहीं है तो शायद वो बच्चे को एक एम्बिशन ख़त्म हो जाती है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ या तो स्कूल्स कम है, और जो हैं भी वो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। बट मैं ये देखती हूँ कि जितना हो सके, मैंने बहुत स्कूल्स के थ्रू ये बच्चे बुलाए हैं यहाँ पे, CEOs को फ़ोन करके, शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके। तो ये बच्चे वाकई बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी सरकार से कि थोड़ा इस विषय में ध्यान रखें कि हमारी बेसिक एजुकेशन अच्छी हो बच्चों की, और वो शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मेरा एक प्रपोज़ल है सरकार के पास लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने से। राधा रतूड़ी मैम जो उस समय पे चीफ सेक्रेटरी थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है और वो प्रपोज़ल टेक्निकल एजुकेशन से पास हो गया है। डॉक्टर रंजीत सिन्हा के पास मैं कई चिट्ठियाँ भी लिखती हूँ, जाती भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस संस्था को स्थिर होने के लिए थोड़ी सरकार से भी अगर मदद मिलती तो डेफिनेटली मैं अगले 2 साल में ये उत्तराखंड का बेस्ट स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशन में बनाऊंगी और फिर ONGC भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा मेरा सपना है, शायद साकार हो जाए। इस साल जब मैंने ज्वाइन किया था 18 लड़कियां थी हॉस्टल में, दूसरे साल ये बढ़ के 42 हो गई, पिछले साल ये 59 पे थी और इस समय 79 है। मतलब लगभग 80 लड़कियां मेरे पास हॉस्टल में रहती हैं और उनका खाने पीने का हम पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा खाना है। ये सारा बिल्डिंग्स ONGC की हैं, उनसे लीज पे हमें मिली है, जिसका वो बहुत कम किराया लेते हैं। हॉस्टल भी ONGC की बिल्डिंग में ही है। तो मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगी ONGC का उनके सपोर्ट के लिए। और अब थोड़ा थोड़ा रिश्ते भी ठीक हो रहे हैं और अगर उनका सपोर्ट मिल जाएगा तो डेफिनेटली ये BS नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड की सबसे उच्चतम संस्थान होगी। ऐसा मैं सोचती भी हूँ और करके भी दिखाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ नमिता ममगाई जी, जिन्होंने BS नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान को न सिर्फ बचाया है बल्कि यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के भविष्य को भी संवारने का काम किया है। शिक्षक दिवस के इस मौके पर उत्तराखंड में आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक ऐसे ही अच्छे शिक्षकों और प्रिंसिपलों की राह वो खाली कुर्सियाँ देख रही हैं, जो बस इस इंतज़ार में है कि कोई अच्छा शिक्षक आए, कोई प्रिंसिपल आए और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगा। तो आज का कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।